पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 3 वीडियो में हम लोग चैप्टर पर है समतल यानी कि द प्लेन। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं दो समतलों के बीच के कोण के बारे में, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दो समतल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दो समतल ले लेता हूँ। चलिए यह आपका एक समतल हो गया, ठीक है, और एक और समतल ले लेता हूँ जो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद कराते हुए मैं दूसरा समतल ले लेता हूँ। चलिए अब देखिए इन दोनों समतलों के बीच कोई कोण बनेगा, तो यहाँ पे दो कोण बनेंगे। दो समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो एक कोण यह बनेगा, दिख रहा है ना, और एक कोण यह बनेगा। तो अगर मैं इसे थीटा मानता हूं तो दूसरा वाला 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन दो समतल जब प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके बीच के जो न्यून कोण होता है ना, हम लोग उसी को क्या कहेंगे, समतल के बीच का कोण। समतलों के बीच का कोण, यहाँ तो दो दो कोण बनेंगे। एक देख लो, ये थीटा कोण बन रहा है दोनों के प्रतिच्छेद करने से, और एक इधर 180 माइनस थीटा बनेगा। लेकिन मैं दोनों में जो छोटा कोण होगा ना, उसे ही समतलों के बीच का कोण कहेंगे, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो जो ये न्यून कोण है इसी को मैं क्या ले लिया, समतलों के बीच का कोण ले लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना दो समतलों के समीकरण, एक ले लेते हैं वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 बराबर में d1, और दूसरा ले लेते हैं वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 बराबर में d2 के बीच का कोण, जो न्यून कोण है वो क्या है, थीटा है। अब यह थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए दो हमारे पास समतल है। चलिए मैं पहले समतल को लेता हूं, मान लेता हूं कि यह जो है ये जो है आपका ऊपर ये जो प्रतिच्छेद किया इस तरह से, ये आपका पहला समतल है। अच्छा, इस समतल का समीकरण दिया है वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर में d1। तो यह वेक्टर n1 क्या है, इस समतल पर लंब एक सदिश है। इस समतल पर लंब एक सदिश है। यह क्या है आपका वेक्टर n1 है। तो देखो यह इस पे लंब है और यह कोण थीटा ले रहा है, तो यह वाला कोण क्या होगा, यहां से यहां 90 माइनस थीटा। दूसरा समतल लीजिए, यहाँ पे वेक्टर n2 क्या है, इस दिए गए समतल पर लंब एक सदिश है। चलिए मैं इसी बिंदु पर यहीं पे लंब खींचता हूं, ये हो जाएगा। यह आपका क्या है, यह आपका वेक्टर n2 है, वेक्टर n2 है, और पहला वाला वेक्टर n1 है, ठीक है। चलिए अब ये 90 है, ये 90 है, तो इधर वाला भी 90 होगा। तो देखो ये यहां से यहाँ ये भी 90 होगा, ये 90 होगा, और ये 90 माइनस थीटा है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि दो समतलों के बीच का कोण जो थीटा है वह किसके बराबर होगा, इन दो सदिशों, यानी थीटा किसके बराबर होगा, वेक्टर n1 तथा वेक्टर n2 के बीच के कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो वेक्टर n1 और n2 ये दो सदिश दिए गए हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं, और दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर में वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2, और डिवाइड कर देंगे क्या, उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड से। तो यह फॉर्मूला निकल के आ गया, समझ गए। यानी कि दो हमारे पास समतल दिए होंगे, अगर उनके बीच का कोण निकालना होगा तो वहां पे दोनों समतलों पे लंब सदिश के बीच के कोण जो होंगे ना, उसी के बराबर हो जाएगा समतलों के बीच का कोण। चलिए अब कार्तीय रूप में देख लेते हैं। कार्तीय रूप में मान लीजिए दो समतलों का समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2
बराबर 0 और इनके बीच का कोण निकालना होता है। यहाँ पे cos थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इसी के अनुसार क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 और बटा में रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। समझ गया ना, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। देख रहा ना, डॉट प्रोडक्ट के अनुसार मैंने यहाँ पे, और नीचे मैग्नीट्यूड है तो इसके अनुसार मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। चलिए अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि यदि थीटा बराबर में 0 हो, कहने का मतलब थीटा बराबर 0, 90 ले लेते हैं, कहने का मतलब थीटा बराबर 90 लेते हैं पहले 90, तो 90 होने का तात्पर्य है कि दोनों समतल एक दूसरे पर लंब हो, दोनों समतल एक दूसरे पर लंब हो। उस कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर में 0 होना चाहिए। और थीटा अगर यदि थीटा 0 के बराबर हो या दो समतल समांतर हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 0 हो या 180 भी ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये cos की जगह sin थीटा का वैल्यू निकालना होगा और sin थीटा से हमें प्राप्त हो जाएगा a1/a2, ये हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, b1/b2 और बराबर में c1/c2, यानी तीनों अनुपात ये बराबर होंगे। ठीक है, अगर कोण 0 हो या 180 हो, यानी कहने का मतलब कि दो समतल समांतर हो तब। तो ये कैसे हम लोग निकालते थे, पहले sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे और फिर ये निकालते थे, या sin थीटा निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके भी निकाल सकते थे, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। चलिए अब बात करते हैं किसी तल के समांतर तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। मान लीजिए यहाँ पर एक समतल है और इसी के समांतर एक दूसरा समतल है, इसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना समतल का समीकरण, समतल का समीकरण हमारे पास दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में 0, ये हमारे पास समतल का समीकरण दिया है और हमें इस समतल का समीकरण निकालना है। माना समतल समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के समांतर किसी समतल का समीकरण, समतल का समीकरण मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस में d1 बराबर 0 है। ठीक है, अब चूंकि दोनों समांतर है तो अभी हमने देखा यहां पर a1 बटा a बराबर में b1 बटा b बराबर में c1 बटा c हो जाएगा ना, इनके अनुपात लेंगे ना, बराबर में मैं मान लेता हूं कोई कांस्टेंट लैम्डा, है ना, समांतर है तो यही ना लिखेंगे, इसी तरह ना लिखेंगे। अभी देखे थे ना कि दो अगर तल समांतर है तो यहाँ पे हमने देखा था अभी इनके जो लंब सदिश होंगे उनके अदिश घटक के अनुपात हम लोग बराबर देखेंगे। तो इसके बराबर मैंने लेमडा मान लिया, तो a1 का वैल्यू आ जाएगा लेमडा a, b1 का वैल्यू लेमडा b और c1 का वैल्यू लेमडा c, यही ना हो जाएगा। इसलिए समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण a1 b1 c1 यहाँ पे मान रख देते हैं, लेमडा ax लेमडा by लेमडा cz प्लस d1 बराबर में 0, यहाँ से लेमडा कॉमन कर दो, ax प्लस by प्लस cz और प्लस d1 बराबर 0, लेमडा में भाग कर देते हैं सबसे, तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बाई लेमडा बराबर 0, ax प्लस by प्लस cz और प्लस यहाँ k बराबर में 0, जहां लिख दूंगा जहां k बराबर में है d1 बटा में लेमडा। तो अगर मान लो आपके पास कोई समतल दिया हो और उस समतल के समांतर किसी दूसरे समतल का समीकरण ज्ञात करना हो, तो वहां जो
कांस्टेंट दिया होगा ना, बस कांस्टेंट में परिवर्तन होगा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। देख लो आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी लिए थे ना यहाँ, तो बस इस कांस्टेंट में ही बस चेंज आ गया है। यानी कि अगर दो समांतर समतल होंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये दिए गए होंगे एक्स वाई जेड के साथ, वो सब पूरी की पूरी समान होंगी, बस कांस्टेंट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, समतल से दिए हुए बिंदु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक मान लो यहाँ पे बिंदु दिया है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इसका चाहे निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1 y1 z1 है, ठीक है। और हमारा एक समतल दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा समतल दिया है। तो मैं यहां मान लेता हूं, माना समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर में d है, तथा बिंदु a जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a है से समतल की दूरी हम लोग p मान लेते हैं, p है, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की दूरी, समझ गए ना। यहां पे मैं एक बिंदु ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं L, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, ठीक है। ये लंब होगा, ये तो आपको पता है। मान लेता हूं यहां पर, माना बिंदु B जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है, समतल पर स्थित है, समतल पर स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है, यह बिंदु B है और जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है, और इसका निर्देशांक भी ले लेते हैं x2 y2 z2, ठीक है। मैं L से B को मिला देता हूँ और A से B को भी यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, चूंकि बिंदु B, ये जो बिंदु B है समतल पर स्थित है, यानी कि यह आपके समतल को संतुष्ट करेगा। यानी यहाँ पे R के जगह पे हम लोग वेक्टर B रख सकते हैं, क्योंकि ये R क्या है, ये समतल पर ही स्थित बिंदु है, और B भी ये आपका समतल पर ही स्थित बिंदु है। इसलिए यहाँ पे वेक्टर B डॉट वेक्टर N बराबर में हो जाएगा D, समझे ना। चलिए अच्छा, और ये जो देख रहे हैं वेक्टर N जो है, ये क्या होगा, आप इसी समतल पर कोई लंब सदिश दिया गया है, वो है ना, वेक्टर N जो होगा वह समांतर किसके होगा, आपके AL के, इस AL के समांतर ही ना होगा, इसी पे ना लंब सदिश होगा, तो यानी कि ये भी लंब वो भी लंब, तो ये समांतर हो जाएंगे, है ना। चलिए अच्छा, अगर मैं AL की मान की बात करूं, इस AL की वैल्यू की बात करूं, हमें इसी की ना लंबाई निकालनी है, तो AL की लंबाई मैंने क्या मानी है, स्मॉल p, है ना। चलिए उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। AL की लंबाई किसके बराबर होगी, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि वेक्टर AB का वेक्टर AL पर प्रक्षेप की लंबाई के बराबर, प्रक्षेप की लंबाई के बराबर। देख लो, वेक्टर AB का वेक्टर AL पे जो प्रक्षेप होगा ना, उसी के बराबर ना होगा। चलिए तो वेक्टर AB का वेक्टर AL पर प्रक्षेप निकाल लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये AL को मैंने P माना था ना, वेक्टर AB का वेक्टर AL पर प्रक्षेप किसके बराबर होगा, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट में किसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, AL के मैग्नीट्यूड से, AL के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात समझिए, अब बात करते हैं AL किसके बराबर होगा, या AL सदिश जो है किसके बराबर होगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यह AL जो है ना, यह वेक्टर N के समांतर है, तो यहाँ पे AL वेक्टर AL की बात करेंगे तो वह लेमडा टाइम्स लिख सकते हैं वेक्टर N के, लिख सकते हैं ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वेक्टर AB की बात करेंगे तो यहां से देखो, तो वेक्टर AB क्या होगा, B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटा देना होगा, ठीक है। वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट AL की बात करेंगे तो लेमडा वेक्टर N, ठीक है, बटा में AL की मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा वेक्टर N, यही ना हो जाएगा, समांतर है तो ये इसके बराबर होगा ना, इस तरह से। चलिए
ये लेमडा लेमडा हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। यहां देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डी के बराबर है, तो यहाँ पे डी लिख सकते हैं, डी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। यानी कि यहां से जो दूरी है वह p बराबर में, हम लोग इसको पहले भी लिख सकते हैं इसको बाद में, क्योंकि मोड में है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस डी और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो हमारे पास समतल का समीकरण ये दिया हुआ है, यहां से आपको d और वेक्टर n पता चल जाएगा, और वेक्टर a क्या है, तो जो दिया गया बिंदु है जिससे समतल की दूरी निकाली है उसी का पोजीशन वेक्टर, तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ गए। हम लोग इसका कार्तीय रूप भी दे सकते हैं। कार्तीय रूप में किस तरह से देख सकते हैं, हम लोग पहले भी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे द्विविमीय ज्यामिति के अंदर देखे थे, 3D में भी मैंने बताया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी, या फिर स्मॉल लेटर में ही मैं लिख सकता हूँ, किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े है। चलिए मैं स्मॉल लेटर में ही दे देता हूँ, आपकी बुक में भी स्मॉल में दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बराबर 0, आपके समतल का समीकरण दिया है, और बिंदु मान लो x1 y1 और z1 दिया गया है। तो इस बिंदु से इस समतल की बीच की दूरी निकालने के लिए जो दूरी होगी वह कैसे हम लोग दर्शाएंगे, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस में d बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी से मैंने लाया है, इसी से मैंने इसको इस रूप में लिखा है। कैसे लाया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेक्टर a को हम लोग लिख सकते हैं x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक है ना, x1 y1 z1 इसका दिया था ना निर्देशांक बिंदु a का, ऊपर मैंने दिखाया था। अच्छा, n वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं a i कैप, b j कैप प्लस सी के कैप, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यही ना आ जाएगा, और प्लस में डी और बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड। समझे ना बात को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वेक्टर रूप में आए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कार्तीय रूप में आएगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अब बात करते हैं दो समांतर तलों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल